हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा आपको टॉपिक है या जो आज जिस पर बात करने वाला है वो है सिलेबस बीपीएससी का। कई बच्चों की एक समस्या है जो सामान्यतः अगर मैं बात करूं, जो नए बच्चे हैं मतलब जो इस फील्ड में नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। यानी जो बच्चे 71 की तैयारी कर रहे हैं, 72 की तैयारी कर रहे हैं और इवन 70 वाले भी बच्चे जो कि सिलेबस को उतनी गहनता से है ना बारीकी से अध्ययन नहीं किए हैं, तो उनके लिए वीडियो है। और चूंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए, है ना। कि अगर मैं किसी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या रास्ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा आपको चीज़ होगा कि क्या नहीं पूछा जाता है यहाँ पर मेंस में। टोटल बात करेंगे, निबंध को लेकर बात करेंगे, सब कुछ लेकर बात करेंगे। तो चलिए आपको हम लोग शुरू करते हैं। तो बीपीएससी सिलेबस की बात करें तो ये सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि आपको तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपको बीपीएससी 70 वाले हो, 71 वाले हो, 72 वाले हो या फिर और आगे, जब तक से ये सिलेबस चलेगा तो ये आपको उसी के लिए है। बाद में सिलेबस चेंज हो जाता है तो वो अलग चीज़ है। तो हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर पैटर्न आप लोग को पता होगा, है ना, कि इसमें पहले आपको क्या होता है, पीटी होता है यानी प्री का टेस्ट होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। कोई आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग -1/3 होता है और इसमें बस एक ही सब्जेक्ट होता है 1, बस इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पास कीजिएगा तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, है ना। कहने का मतलब है इसका नंबर नहीं जुड़ता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता। ये जस्ट एक आपको पास करना होता है कि भाई मैं मेंस में बैठ सकूं, इसके लिए आपको एक परीक्षा को पास करना होता है। वही आपको यहाँ पर प्री का परीक्षा है। मेंस की जहां तक बात है तो मेंस आपको ऑलवेज जो है वो आपको यहाँ पर नंबर इसी से जुड़ता है ना। इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इसमें आपको विषय पढ़ने हैं, GS1 क्या है, GS2 क्या है, ऐसे में आपको क्या पढ़ना है, सब आपको इसके बारे में बताएंगे। ये पास कीजिएगा तो आपको इंटरव्यू ले देना होगा, है ना। और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार जो होता है आपको ये नंबर किसके जुड़ेंगे, इस दोनों के जुड़ेंगे। क्लियर। तो आपको इस दोनों के नंबर को ऐड कर कर जो आपको, अगर आप कट ऑफ के पार हैं तो आपका सिलेक्शन है, कट ऑफ के नहीं पार है तो सिलेक्शन नहीं है। अगले बार फिर यहीं से पहुंचना है, फ्री से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद भी अगर मान लीजिए कि किसी भी चांस नहीं हो पाया तो फिर अगले बार प्री में ही आपको बैठना होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक वो दे दिया जाएगा कि नहीं नहीं ये इंटरव्यू तो गया तो चलो इसको सीधा मेंस में, ऐसा नहीं है। यानी चीजें फिर से एकदम शुरुआती रूप से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक पैटर्न है। आइए सबका बारीकी से सिलेबस देखते हैं कि है क्या। ये तो मेंस का है। देखो, अगर मैं प्री की बात करूं सबसे पहले तो प्री में आपको सिलेबस डिफाइन है और लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछता है। कुछ चीजें आजकल पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। देखो, पैटर्न में भी चेंज उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मार्केट में एक हल्ला बन गया है कि बीपीएससी में पैटर्न चेंज तो बीपीएससी में सिलेबस, ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया गया। अगर हम लोग 68 और 69 की बात करें तो क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया गया, लेकिन पूछा इसी से ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ उन्होंने 25 कर दिया क्वेश्चन, मैथ्स अभी भी 10 और रीजनिंग जो मिलाकर जिसको आपको मेंटल एबिलिटी कहते हैं 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लगभग उन्होंने एक अपना फिक्स पैटर्न कर लिया कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन, उसी में ये 19-20 आपको करते रहते हैं कि हाँ हमको उसी के ऊपर नीचे जाना है। तो ये इन्होंने साफ साफ सिलेबस, ये सीधा बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि सामान्य विज्ञान की बात की है ना, इन्होंने जनरल साइंस की बात की है। कहा है कि सबसे पहले तो उसमें राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान की जो चीजें आती हैं आपको वो आपसे पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक की घटना यानी आपको करेंट अफेयर की बात की जा रही है, इतिहास की बात की जा रही है, नॉर्मल मतलब भारत के इतिहास की बात की जा रही है और बिहार के इतिहास की बात की जा रही है। क्लियर। इसके बाद यहां पर इन्होंने कहा सामान्य भूगोल, बिहार के संदर्भित आपको भूगोल, नदियां जो है वो आपको पूछा जाता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत का है, विश्व का है, सब पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत की राज व्यवस्था यानी पॉलिटी की बात कर रहा है, इकोनॉमी की यहां पर बात कर रहे हैं, और आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में उसका क्या योगदान है आपसे वो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए अगर यही आपको यहां पर है तो साफ साफ यहां पर इस चीजों को और डिटेल्स में दे दिया है।
डिटेल्स में क्या दिया हुआ है कि देखिए भाई हम लोग विषय अब जो भूगोल है यानी ज्योग्राफी की बात है, भारत और बिहार के संदर्भ में सभी चीजों को पूछेंगे। प्राकृतिक आपको यहाँ पर जो भी डिवीजन होता है उसके बारे में पूछेंगे, या दैनिक अनुभव यानी वही जीएस ये सीए की बात कर रहा है यानी करंट अफेयर की बात कर रहा है। ये पूरा यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं और हर जगह आपको एक चीज मेंशन है, बिहार। ठीक है, बिहार बिहार। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बिहार से संबंधित अगर मैं करेंट अफेयर की भी बात कर लूं तो 25 से 30 क्वेश्चन दागा जा रहा है पिछले 3-4 सालों से। पहले ये चीजें कम थी, लेकिन इधर आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चन ज्यादा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं कि अगर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लगभग 70% चीजें किससे रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड। जो भी आपको यहाँ पर मगध साम्राज्य का उदय होता है, मौर्य होता है, आपको गुप्ता, तो सब कहाँ? बिहार में ही तो है। तो मैक्सिमम चीजें यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बुद्ध कहां पर चीजें कर रहे हैं? बिहार में। महावीरा कहां पर चीजें कर रहे हैं? बिहार में। तो बिहार एंशियंट हिस्ट्री से बहुत, इसे देखिएगा कि एंशियंट हिस्ट्री जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा बिहार टच वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पीवाई क्यूज देखिएगा, हड़प्पा हड़प्पा से क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछे जाता है। अगर आपने इसको थोड़ा सा देखा होगा तो आप लोग इस चीज को अनुभव किए होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर आपको प्री और मेंस जो आप लोग देते हैं वो जरूर देखना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए कि ना, है ना, कि हमसे हो रहा है कि नहीं। तो ये प्री का अगर मैं एक ओवरऑल खाका खींचूं अगर नॉर्मल तरीके से, तो यहां पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर मैं 3 पार्ट कर दूं, पहला प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड मध्यकालीन भारत, है ना, जिसको मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं, और थर्ड वन इज आपको आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज अगर बिहार की बात करें। अगर मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो यहां पर प्राचीन भारत से ज्यादातर 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत से भी लगभग यही रहता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इसके मुकाबले मध्यकालीन भारत के। आधुनिक भारत से लगभग 20 क्वेश्चन आपको हो जाते हैं, और इससे कम से कम आधुनिक भारत से अगर रिलेटेड कर दूं तो आपको यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। ओवरऑल इतिहास के विषय को देखिएगा तो 30 क्वेश्चन के आसपास इतिहास विषय रहेगा। अगर मैं यहां से बिहार स्पेशल हटा दूं तो आपको यहां पर इस चीज को आप देख सकते हैं 20 और 4 लगभग आपको 28-29 क्वेश्चन, और यहां पर तो इतिहास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री आपको काफी ज्यादा वेटेज है आपके प्री के एग्जाम के लिए। कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि जिसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर दें तो चल सकता है, इतिहास को इग्नोर नहीं कर सकते, और इतिहास में भी खासकर आधुनिक भारत और बिहार को इग्नोर नहीं कर सकते। चलो कई बच्चों का होता है कि टाइम नहीं होता है, मध्यकालीन भारत को स्किप कर देते हैं मध्यकालीन, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास समय है होता है ना। अगर मैं 71 की बात करूं तो आपके पास कब है? सितंबर 2025 है, बहुत समय है। तो आप चीजों क्यों स्किप कीजिए? उससे अच्छा है कि 2-3 बार चीजों को पढ़ लीजिए, है ना। तो आप वहां पर चीजों पर वर्कआउट कर लीजिए। इसके अलावा अगर मैं सेकंड सब्जेक्ट की बात करूं तो काफी वेटेज अगर ले रहा इधर, वो है आपका साइंस। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और लास्ट टाइम जिसने थोड़ा सा आश्चर्यचकित किया था वो था साइंस टेक। अब कई लोग कहते हैं कि सब फिजिक्स केमिस्ट्री, अरे यार बिहार में, फिर वही कह रहा हूं, पीवाई क्यूज देखिए, बिहार में फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यूनिट के चैप्टर से देखिएगा कि जब लगभग रेगुलर होता है स्पीड से क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन केमिस्ट्री भी आपको इधर हो रहा है। साइंस टेक का वेटेज बढ़ा दिया गया, बायो तो वैसे भी आपको 8-9 क्वेश्चन रहते ही थे ऑलवेज, लेकिन साइंस टेक का वेटेज आपको लास्ट 2 बार से बढ़ा दिया गया, लास्ट टाइम और इसको बढ़ा दिया गया था। तो अगर मैं साइंस टेक की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो यहां पर भी आपको 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये फिक्स रहता है लगभग 30 क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन फिक्स रहता था, 20 क्वेश्चन, उसके बाद 25 क्वेश्चन फिक्स किया उन्होंने, उसके बाद इन्होंने 30 क्वेश्चन फिक्स कर दिया कि साइंस को 30 क्वेश्चन फिक्स। तो जिस बच्चे का साइंस कमजोर है या उनको थोड़ा सा मजा नहीं आता है, तो आपको मजा के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम पास करने का पढ़ना है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो साइंस को। मैं भी प्री बेस्ड बात करूं, फिर मेंस की बात करूंगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहां पर आऊं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर, तो ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी एक अलग से ठीक ठाक आपको है, जिसका आपको यहां पर है। इसके अलावा इंडियन, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड का मैपिंग की अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपको ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, इको ज्योग्राफी, जो भी आपको यहाँ पर ये दोनों आर्थिकी और मानव भूगोल जो है ऑलवेज मेंस के लिए है और डायरेक्ट पूछा जाता है। लास्ट टाइम देखिएगा 69 का मेंस पूरा यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया था सेकंड पेपर में।
ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बिहार ज्योग्राफी की भी बात कर लूँ तो दोनों मिलाकर लास्ट टाइम जो 2 बार लगभग पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 15 से 17 क्वेश्चन के बीच, बिहार को भी इंक्लूड कर दे तो ठीक ठाक है। 15 से 17 क्वेश्चन एक अच्छा वेटेज ले रहा है ना। तो यहाँ से भी चीज़ों को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। बुक्स के बारे में किसी और समय बात करेंगे, आप लोग देखिएगा कि मैंने कई वीडियो में बुक के बारे में बताया भी है। ये जस्ट एक वीडियो जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को आप लोग कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है, हमारे पास समय है, कुछ भी स्किप कर नहीं चलना। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप कहेगा सर प्री के लिए कर दे, लेकिन फिर मेंस कैसे कीजिएगा? मेंस भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो चीजों को नहीं, और आजकल जो क्वेश्चंस प्री के कुछ क्वेश्चन, मैं सब क्वेश्चन की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि अगर आपके पास उस सब्जेक्ट का प्रॉपर बेस होगा, अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया है, एससीईआरटी को ढंग से पढ़ा हो, या फिर अगर आपको उस प्रॉपर सब्जेक्ट का बेस है, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट कर देता है स्टेटमेंट देकर एक दूसरे से। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं आपको पॉलिटी। पॉलिटी को कई लोग हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है कि चलो पॉलिटी में प्री में 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर मेंस का क्या कीजिएगा? मेन सेकंड पेपर का एक भाग पूरा पॉलिटी, मेन सेकंड पेपर का एक भाग पूरा पॉलिटी होता है। क्या कीजिएगा? नहीं स्किप कर सकते हैं पॉलिटी को। और पॉलिटी ऐसा क्वेश्चंस होते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन छोड़ दो, कि सब क्वेश्चन बनाने लायक होते हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी भी गंभीरता से अगर आपको राज व्यवस्था को, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपके उस 10 में से 8 क्वेश्चन सही होंगे। तो इसको गंभीरता से पढ़िए, है ना। जो भी आपको शिक्षक पढ़ा रहे वो पढ़िए, फाउंडेशन पढ़िए, लक्ष्मीकांत को पढ़ लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो। कहने का मतलब है कि पॉलिटी को बहुत अच्छे से बेस बनाकर पढ़िए, क्योंकि पूरा मेंस यहाँ पर होता है और करेंट से ऐड करके मेंस आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो पॉलिटी का वेटेज है। चलो प्री में तो 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है, लेकिन मेंस पूरा सेकंड पेपर का आपको एक भाग ही रहता है पॉलिटी, तो इससे आप नहीं बच सकते। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने आजकल के बच्चों को परेशान करके रख रखा है, वो है आपको करेंट अफेयर। करेंट अफेयर, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो देखो, अभी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा वेटेज अभी बिहार नहीं कर रहा है। मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो अभी बिहार में उस तरीके की वेटेज वाले क्वेश्चंस जैसे यूपी में पूछा जाता है या यूपीएससी में पूछा जाता है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, अभी बिहार में उस लेवल पे चीजें नहीं गई। तो इन्वायरमेंट को बेस जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं वो नहीं कहूँगा बहुत ही डीप घुस कर पढ़िए। जैसे यूपी के क्वेश्चंस अच्छे पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी तो ऑलवेज एक चैलेंज होता है इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को, लेकिन बिहार में अभी तक उस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। अधिक से अधिक आपको पूछा जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर हो गया, या कि फिर किसी सम्मेलन के बारे में पूछ दिया जाएगा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा देख कर ही, मतलब इसको स्किप कर नहीं चलना है, कहने का मतलब ये। अब आते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर चैलेंज। सबसे पहला तो आप लोग के दिमाग में करेंट अफेयर को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, वो यह रहता है कि सर करेंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए। अगर मैं 71 की तैयारी कर रहा हूं तो देखो भाई, करेंट अफेयर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, जैसे मान लो 71 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, 71 कब होने वाला है? सितंबर 2025 में। अभी क्या चल रहा है? मई 2024। तो अगर आप अभी से ही करेंट अफेयर को बहुत ही बारीकी से और थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा इस पर देना शुरू करोगे ना, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर भी बहुत इतना इजी नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जो एग्जाम में पूछने का एक प्रचलन है आयोग के द्वारा, वो होता है 1 ईयर का। बट 1 ईयर का चलो ठीक है, पूछने का प्रचलन है, लेकिन अगर मैं पहले से ही प्रिपेयर करूं तो कम से कम बेस तो मेरा तैयार होते रहेगा ना। करेंट अफेयर, करेंट अफेयर भी बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। दिन दुनिया में क्या चल रहा है, देखो करेंट अफेयर 2 कारण से पढ़ना चाहिए। केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे कंपटीशन निकालना है, करेंट अफेयर इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि दिन दुनिया में चीजें क्या चल रही हैं, मुझे यह पता होना चाहिए। मान लो एज फॉर एग्जांपल अभी कोविड शील्ड को लेकर बहुत चर्चा में, तो एटलीस्ट आपको ये, अब मान लो कि आपको करेंट अफेयर एकदम दिन दुनिया से मतलब ही नहीं है, मान लो कि 4 लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड शील्ड की, ठीक है, कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब आपको हवा ही नहीं लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग। तो कम से कम दिन दुनिया से आपका परिचय हो, इसके लिए भी आपको करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए। करेंट अफेयर आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है ना। आपको अगर नॉलेज होगा, अगर आप इस किसी चीज पे डिबेट या बात कर पाओगे तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। तो ये, और यही बेस आगे अगर आपको एग्जाम में भी काम आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर। इसके साथ समझौता मत कीजिएगा। तो जो बच्चे 71 की तैयारी कर रहे हैं वो भी करेंट अफेयर पढ़िए, 72 वाले भी करेंट अफेयर पढ़िए, और 70 वाले तो पढ़िए ही। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो टाइम देना, जैसे 72 वाले,
अगर आपको मान लो कि मैगजीन नहीं पढ़ना है, मैं तो ऑलवेज ऐसे प्रेफर करता हूं कि कोई भी एक मैगजीन मार्केट से उठा लो, कोई भी, एनीवन, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, या फिर अगर आप बीपीएससी वाला का, लेकिन बीपीएससी वाला का सॉफ्ट कॉपी आता है, ठीक है, तो कोई भी एक मैगजीन को फॉलो करो खुद से, और एक न्यूज़पेपर कोई भी, इंग्लिश वाले द हिंदू को कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को कर सकते हैं, हिंदी वाले राष्ट्रीय जागरण, जो राष्ट्रीय संस्करण होता है दैनिक जागरण का, उसको फॉलो कर सकते हो, हिंदुस्तान को, किसी को भी कर सकते हो, दैनिक भास्कर को कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन पढ़ा कीजिए, लेकिन पढ़ा कीजिए। पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि आपको चीजें आएगी आगे। अगर मान लो कि आज मैंने कुछ पढ़ा, मान लो कि मैंने आज रशिया यूक्रेन के बारे में पढ़ा, अब आगे जाकर आगे के 8 महीने के बाद इससे संबंधित कुछ आए, तो मैंने आज पढ़ रखा है, तो मेरा वहां पर कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो जो बच्चे 71 72 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी लोग थोड़ा सा करेंट अफेयर पे जोर डालिए, करेंट अफेयर पढ़ा कीजिए। 1 साल का प्रॉपर पूछता है। अगर मैं अभी बात करूं, करेंट अफेयर पे अलग से ही वीडियो लाऊंगा 70 वालों के लिए, लेकिन 72 71 और 72 वाले अभी करेंट अफेयर पढ़िए, रेगुलर पढ़ा कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, है ना, न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही कीजिए, साथ साथ कोई भी एक मैगजीन आपको जो है मार्केट से ले लीजिए। अब इसका वेटेज क्या होता है ये भी आइए बात कर लेते हैं कि भाई सर आप वेटेज नहीं बताया, सब कुछ बता दिए। तो देखो वेटेज इसका बहुत ही साधारण, आपको प्री में जो इसका वेटेज हो रहा है, अगर बिहार के आसपास बिहार को भी मिला लो तो 30 के पास, सोचिए 30 क्वेश्चन, मतलब 3 सब्जेक्ट अगर हम लोग देखें, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और साइंस और बिहार स्पेशल, तो यही 4 सब्जेक्ट आपको 100 क्वेश्चन को टच कर देते हैं, ठीक है। तो इस चारों पकड़ बनाना होता है, तो प्री में 30 प्लस होता है, और मेंस में, तो मेंस में तो आपको केवल पेपर 1 में जिक्र है कि भाई जीएस पेपर 1 में मैं पढ़ूंगा पूछूंगा, लेकिन क्या आयोग इतना ईमानदार है कि केवल जीएस पेपर 1 में पूछता? नहीं, जीएस पेपर 1 में तो चलो इसका मेंशन है तो जीएस पेपर 1 में पूछता है, जीएस पेपर 2 में वो ऐड कर देता है। जैसे मान लो किसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछना है, इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछना है, पॉलिटी का, तो ये क्या कर देता है, जो आजकल में कोई न्यूज चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दाग दे रहा है, मतलब थोड़ा सा ये यूपीएससी को टच करने का प्रयास कर रहा है मेंस में, समझ रहे? तो वो चीजें आपके लिए चैलेंज, इसलिए करेंट अफेयर के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करना है, इस पर टाइम दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये भी नहीं है कि अगर 8 घंटा नहीं देना पर डे का, 5 घंटा नहीं देना है, लेकिन आपको 1-2 घंटे तो देने ही चाहिए आपको करेंट अफेयर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके अलावा आप जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िएगा ना, तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको न्यूज़पेपर से ही मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ आपको, जैसे आज ही अगर मैं आज बात करूं तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, तो आपको उससे रिलेटेड कई सारे न्यूज अगर आ जाएंगे, क्लियर। तो कहने का मतलब है ओवरऑल चीजें ऐसे चलती है। तो ये आपको हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स या इसी को जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग मैथ दोनों के होते हैं, और आपको इसको बनाना है। कई बच्चे छोड़ देते हैं कि चलो 10 ही नंबर की तो बात है, अंदाज से मारेंगे। भैया अब अंदाज से कैसे मारोगे, -1/3 है, पहले वाला जमाना थोड़ी ही है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो चलो अंदाज से मार लिए तो 3-4 तो सही हो ही जाता था। -1/3 अब क्या कीजिएगा, चलो आपके दिमाग में ये भी आ गया, चलिए 10 क्वेश्चन के लिए मैथ हमको उतना पढ़ना पड़ेगा भाई, तो ठीक है। अगर प्री में अगर आप छोड़िएगा तो मेंस में क्या कीजिएगा, मेंस तो स्टैट है, फर्स्ट पेपर में 72 नंबर का, क्या करोगे इसके बगैर आप मेंस पास कर लीजिएगा। ये अगर 72 लाओगे तो चांसेस होगा कि इंटरव्यू क्वालिफाई, मतलब आप इंटरव्यू में बैठो या फिर आप फाइनल क्वालिफाई करो, कहने का मतलब है। और यहां पर भी यूज किसका होगा, स्टैट में जनरली परसेंटेज का यूज होता है ना, वही बेसिक आपको जो रूल्स होते हैं उसी का ही यूज होता है। तो यहाँ पर जो 5-6 चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना, उसको पढ़ लो। जैसे परसेंटेज का टॉपिक हो गया, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक हो गया, या अगर मैं बात करूं टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक हो गया, है ना। तो ऐसे ही 5-6 अगर आप लोग देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो वही सब टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ऊपर नीचे करके पढ़ लीजिए। इसी का ही यूज स्टैट में भी आपको होता है, परसेंटेज निकालना होता है, वही सब चीजें देखिएगा आप लोग। तो मैथ को छोड़ना नहीं है, मैथ को करते रहिए। हाँ, मैथ में मन नहीं लग रहा है तो लगाइए, ये बहाना नहीं चलेगा सर मुझे मैथ में मन नहीं लगता है, सर मुझे साइंस में मन नहीं लगता है, तो क्या कीजिएगा, तो फिर तैयारी करना छोड़ दो। वही उपाय है, करना तो पड़ेगा ही, सिंपल सा चीज करना पड़ेगा ही, सिंपल सा चीज है, ये आपको यहां पर लिखित करना होगा, ठीक है। ये मैथ स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ स्टैट अगर 72 नहीं रहता तो मैं कहता कि चलो ठीक है कोई नहीं, 10 नंबर बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, लेकिन यार यहां पर फिर क्या करोगे,
तो यहां पर थोड़ी सी मैथ से दोस्ती कर लीजिएगा तो यहां पर काम आएगा मेंस में, है ना। तो ये आपको होता है। अब आता है इकोनॉमी के क्वेश्चंस। तो देखो इकोनॉमी का जो क्वेश्चन होता है, एक तो देखो इकोनॉमी में क्या होता है ना, इकोनॉमी एक चैलेंज बन गया है बिहार के लिए, खासकर जो 69 की मैं क्वेश्चन की बात करूं। क्यों चैलेंज बन गया है? तो इस बार क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। लेकिन क्या सब कुछ जो 19 20 18 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे जनरली यहाँ से 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार सरप्राइज था, 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, है ना। इस बार थोड़ा सा इन्होंने सरप्राइज देकर 15 क्वेश्चन आसपास पूछे थे। तो जनरली 4 से 5 क्वेश्चन होते, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन करेंट से टच होता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो योजना से टच में क्वेश्चन था, कुछ बजट से टच में क्वेश्चन था, और लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का था। तो अगर वैसा क्वेश्चन मिले, अगर दिमाग नहीं काम करे तो स्किप कर दो, क्योंकि -1/3 है। लेकिन इकोनॉमी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। इसका फंडामेंटल, जिसका फाउंडेशन कोर्स जो होता है, जिसका बेस, अगर आपको इकोनॉमी के चीजों का बेस है, क्योंकि बेस से भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बेस से भी क्वेश्चन आपको इकोनॉमी के 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो वहां पर चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद सेकंड पेपर में इसका वेटेज हो जाता है, ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को भी आपको छोड़कर, कहने का मतलब किसी को छोड़कर नहीं जाना है। करेंट से ज्यादातर रिलेटेड चीज होती है, इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? अगर 69 के क्वेश्चन की बात करें तो पलट लीजिएगा, देखिएगा कि करेंट से ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड करके पूछा गया। ठीक, तो हमको ये भी नहीं कर, तो ये तो प्री का सिलेबस है, ये जो हम लोग, इसके अलावा मिसलेनियस वगैरह होते हैं, है ना। तो ये प्री का सिलेबस है। बिहार स्पेशल मैंने बता दिया कि बिहार स्पेशल का आपको कहाँ से होता है, हिस्ट्री से पूछता है, ज्योग्राफी से पूछता है, उसके करंट अफेयर से पूछता है, इकोनॉमी के योजना वगैरह से आपको बिहार स्पेशल पूछता है। तो उसको भी लेकर चलना होता है, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास उसका वेटेज होता है। अगर मैं एकदम से हटा दूं, एकदम से पर्सनली हटा दूं, तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल होता है। अब आते हैं मेंस, है ना। तो मेंस से पहले देखिए, मेंस में सिलेबस क्या है। अब पहले से चीजें चेंज हो गई, तो अभी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो आपको पुराना ही दिखेगा, वहां पर ऐसे उसे की चर्चा नहीं है। तो अगर मैं मेंस की बात करूं, तो जनरल हिंदी क्वालिफाई करना होता है, 30 नंबर लाने होते हैं, नॉर्मल हिंदी होता है। उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होता है, और ऐसे होता है। इसके नंबर जुड़ते हैं, यानी ये 900 नंबर जुड़ते हैं, 120 आपको इंटरव्यू का। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है, मतलब इसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव ही होता है। किसी पे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बात कर लेंगे, अभी तो फिलहाल हम लोग आइए आते हैं इस पर। तो जो जनरल हिंदी होता है बहुत नॉर्मल पूछा जाता है, एक एक करके हम लोग आपको इस पे भी बात कर लेते हैं, मेंस के सिलेबस पे भी बात कर लेते हैं। देखो मेंस के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो आपको यहां पर जनरल हिंदी ये पास करना होता है। 30 नंबर निबंध का होता है, व्याकरण 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वाक्य विन्यास 25 नंबर का पूछता है, और संक्षेपण, है ना, प्रिसाइज राइटिंग, कंप्रीहेंशन वगैरह अगर इंग्लिश में बात करें तो बहुत नॉर्मल होता है। अगर आपको बहुत इस पर स्ट्रेस और टाइम देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप लोग निबंध की अब तैयारी कर रहे हो, तो इसको तो आराम से टैकल कर लोगे। इस निबंध को 30 नंबर लाने होते हैं, है ना। व्याकरण को बस ठीक ठाक पढ़ लो, कंप्रीहेंशन कर ही लोगे, संक्षेपण कर ही लेते हैं जनरली, है ना, प्रिसाइज राइटिंग, तो यहीं से नंबर पासिंग मिल जाता। अब जिसका हिंदी एकदम ही गोल है, 0/सन्नाटा वाला स्थिति है, तो वो बात अलग है। लेकिन जिसका हिंदी ठीक, क्योंकि हम लोग बिहार के आपको हैं, अब बिहार पृष्ठभूमि थोड़ा हिंदी वगैरह को होता है, तो यहां पर बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा है, तो आप क्लास 7 8 का हिंदी का व्याकरण उठाकर देख लेना, आप वहां से चीजों को पढ़ लेना, हो जाएगा। इसमें बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है हिंदी को लेकर, है ना। स्ट्रेस यहां लेना है जीएस पेपर 1 में एंड जीएस पेपर 2 में। देखो जीएस पेपर 1 में साफ साफ क्या बोला है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारत की संस्कृति। मैंने कहा था ना क्लास के स्टार्टिंग में ही कि क्या नहीं पढ़ना है, ये मेंस बताता है। और सिलेबस भी हमें इसीलिए ही पता होना चाहिए। पता चला कि मेंस के लिए पूरा एकदम मध्यकालीन भारत रटे हुए, प्राचीन भारत रटे हुए, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आना है, क्योंकि सिलेबस डिफाइन है। इसके बाद करेंट अफेयर, एंड इसके बाद वही स्टैट, ठीक है। सेकंड पेपर में अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटी, इकोनॉमी और भूगोल, और साइंस टेक। यहां से भी आपको थोड़ा सा करंट से, ये आपको जीएस पेपर का खाका। अगर मैं बात करूं, अगर पेपर 1 में जीएस पेपर 1, तो हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, नॉट ऑल। उसके बाद सीए है, उसके बाद स्टैट। अगर जीएस पेपर 2 की बात करूं मैं, तो पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, और आपको ये है साइंस टेक, सॉरी साइंस टेक।
इसके बारे में आइए थोड़ा सा अंदर से चल लेते हैं, है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न पत्र ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही है सीधा, है ना, मतलब कि ये इधर उधर करिए, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट का कह रहा है कि आधुनिक भारत में बिहार के संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य कहने के बाद 1850 से लेकर इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ गांधी, नेहरू, टैगोर और नेहरू, देखो ये बता दिया। तो आपका सिलेबस का पहला पॉइंट ये है। संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र के पश्चात शिक्षा, चलो सेकंड आपको आता है। ये जो दिख रहा है ना, यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चात, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहा है। और उसका विकास, ये क्वेश्चन आया है 68 में ही आया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, जैसे अगर मान लो कि चंपारण है तो उसमें लिखिए बिहार। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्वेश्चन पूछ रहा है भारत, उसमें बिहार का बारे में बताना है। भारत में आपको कैसे विकास हुआ, क्या वो बिहार में चीजों को लेकर, वो सब आपको यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ ट्राइबल आपको यहाँ पर है, संथाल विद्रोह, 1857 की क्रांति, बिरसा विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और इसका संबंध में बिहार भी। इसके अलावा मौर्य काल, कला है काल, और पाल काल की कला, पटना कलम की चित्रकला। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मधुबनी पढ़ लेते हैं, मंजूषा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आज तक मधुबनी मंजूषा नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? इसके सिलेबस में डिफाइन नहीं है। लेकिन चूंकि अब देखिए, अब जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में सीधा आता है मधुबनी का, सब मधुबनी पढ़े, क्योंकि उन्होंने सिलेबस पढ़ नहीं रखा है। मैं बोलूंगा अरे यार वो नहीं पूछता, अरे नहीं सर पढ़ा दीजिए, कहीं पूछ दे तो कहने का मतलब चलो सेफ साइड में हम लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन आपसे नहीं पूछता है। या फिर मौर्य कला पूछेगा, या पाल कला पूछेगा, या पटना कलम चित्रकला पूछता है, ठीक है। इसके अलावा स्टैट के विषय में बोल रहा है। स्टैट में आपको वही आरेखन जो आपको डायग्राम आपको होता है, पाई चार्ट वगैरह, वो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछेगा। इन्होंने डिफाइन कर रखा है सिलेबस। और ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, अब PYQ उठा लीजिए, 68 का मेंस का कॉपी उठा लीजिए, 69 का सॉरी मेंस का पेपर उठा लीजिए, 69 के मेंस का, आपको देखिएगा यहीं से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात कर रहा है जो जनरली चलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार के भूगोल, ये आता है हमेशा, है ना। जैसे लास्ट टाइम पूछ दिया था, इंडस्ट्री को लेकर पूछ दिया था कि बिहार में क्या क्या चीजें आपको है, कैसे डेवलप किया जा सकता है। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल, देखो डिफाइन कर दिया। और इसमें भी खासकर आर्थिक और सामाजिक भूगोल ही पूछता है, भौतिक भी बहुत कम पूछता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, तीसरे खंड में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में क्या क्या है ये भी बता दीजिए भैया, है ना। तो यही आपको क्वेश्चन है और यही आपको पूछता भी है, बहुत अलग नहीं पूछता। अगर इस चीज को नहीं है ना तो आप अभी उठाइए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए BPSC 68 मेंस पेपर 1, मेंस पेपर, GS पेपर 1 और GS पेपर 2, देखना यहीं से क्वेश्चंस होते हैं, अलग नहीं क्वेश्चन कुछ पूछता है। क्लियर? तो ये मेंस में क्वेश्चन आपको चीजों को डिफाइन कर दिया गया है बहुत अच्छे से। अब आते हैं, आपको 68 से इंट्रोड्यूस किया गया है एस्से। एस्से में क्या क्या पूछता है? देखो एस्से में आपको 300 नंबर का है और 3 एस्से पूछता है 100 नंबर का, है ना। तीनों लिखना होता है, हालांकि इसमें 2-3 दे देगा, लिखेगा एक लिखिए, इसमें भी दे देगा एक लिखना होता है, इसमें भी एक लिखना होता है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एस्से के, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। नैतिक और दार्शनिक निबंध, एक काल्पनिक निबंध होता है ना, मतलब कि जिसका कोई बेस नहीं होता है, मतलब कोई आपको क्यों ही एक कुछ पूछ दिया गया है ना, दर्शन से ही समझ या नॉर्मल तरीके से ही संबंधित, तो वो आपको एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीति से संबंधित, जो कि आपको करेंट से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, करेंट से संबंधित है। ये एक चैलेंज है बिहार से संबंधित चीजों को लेकर। और बिहार के मुहावरे बहुत परेशान करते हैं, खासकर जो बिहार के बाहर के बच्चे हैं उनको ये बहुत, ये है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इन्होंने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक दे दिया है और इससे 3 को आपको बनाना होता है। क्लियर? वहीं से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको यहां पर। तो ये निबंध है, निबंध की तैयारी कैसे करें इस पर हम लोग कभी बात करेंगे डिटेल्स में, बट आपके सिलेबस में ये डिफाइंड है। यानी हम लोगों ने देखा 900 नंबर का आपको यहां पर सिलेबस है जिसके आपको अकॉर्डिंगली पास करना पड़ता है, ठीक है। 900, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, फिर उस दोनों का नंबर ऐड होता है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ होता है। अगर आप उस कट ऑफ के पार हो तो आप सिलेक्शन ले लिए। क्लियर? तो ये आपको कंप्लीट सिलेबस, बिहार का BPSC का सिलेबस, मुझे लगता है कि काफी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि क्या इसमें सिलेबस है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे।
मैंने कंप्लीट एक एक चीज़ों को बारीकी से बता दिया। कभी हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बात करेंगे, है ना। ऑप्शनल आप कोई भी चूज कर सकते हो, पास होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर आप हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, संस्कृत, पाली, जो आपकी इच्छा आप रख लो, सोशियोलॉजी रख लो, साइकोलॉजी, कुछ भी आपको रख लो, ठीक है। पास करने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे किसी दिन हम लोग डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। तो यही दोस्तों ये वीडियो था, तो सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।